चलो तो गुड इवनिंग। और ये चैप्टर जो है काफ़ी सेंसिटिव चैप्टर है और ये चैप्टर जानना सभी के लिए ज़रूरी है। और मैं एक केस स्टडी भी बताऊंगा, गांव का रियल केस स्टडी। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को सब देखें, मतलब लड़के लड़की सब लोग जो है ना इसको देखें और अपने मोबाइल पे देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये क्लासेस जो है ना क्लासरूम में चलाने वाली क्लास अपने यहाँ नहीं है, भारत में ये नहीं है। बाकी जहाँ पे ओपन सोसाइटी है वहाँ पर ज़्यादा समझदारी का लेवल है, वहाँ पे ये लोग सीखते हैं। अपने यहाँ लोगों में पेशेंस भी नहीं है और ये होनी चाहिए। देखो, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे पचड़े को देखा, क्योंकि मैंने लगातार स्टूडेंट से ही इंगेज किया, छात्रों से इंगेज किया। तो मुझे जब कॉरपोरेट में काम करने का मौका काफ़ी अच्छा मिला और जो बहुत अच्छा पैसा भी था, नाम भी था, या कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ जल्दी बोर हो गया, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के बीच में रहना पसंद था। तो इसके कारण ये जो चैप्टर है और ये जो सारा टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं अपना एक्सपर्टाइज समझता हूँ। तो सबसे पहले छात्रों को ठीक से बैठना चाहिए, है ना, दोनों पैर नीचे करके और कमर सीधी करके, ठीक है, कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए। और ये अलग इशूज़ है, लेकिन टीन एज में बच्चों को ये सब सिखाना काफ़ी रिस्की काम होता है। पैर कटवा देंगे हम दोनों, है ना, न रहेगा पैर। तो देखो, एडोलसेंस ना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू ग्रो, टू मैच्योर, अचीविंग एन आइडेंटिटी, एक पहचान हासिल करने की जद्दोजहद। ठीक है, कि हमारी भी एक पहचान हो। इस पहचान को हासिल करने के लिए इस एज में, जो कि एज होती है कितनी, 10 से लेके 19 साल, कितनी एज होती है, 10 साल से लेके 19 साल, बच्चे बहुत सारा खुराफात करना शुरू कर देते हैं। जैसे बाबा ने अगर बीड़ी पी के फेंका तो बचपन से ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब 10 साल 11 साल का बच्चा होगा, कभी कभी 8 साल का भी, तो बीड़ी उठा के पीना शुरू कर देता है। या अगर आसपास के लोग तंबाकू खाते हैं तो वो भी तंबाकू खाने का शौकीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पहचान, आइडेंटिटी हासिल करनी है। तो अपने यहाँ जो कि सोसाइटी स्पॉइल हो चुका है। क्या पापा तुम्हारे कोई नशा वशा का सेवन करते हैं? ऐसे मत करो। क्या कभी कभी दारू शराब वगैरह अकेले में या फ्रेंड सर्कल्स के बीच में, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू और कुछ, तो जाने दो उसको, है ना। तो वो जो है ना, नॉर्मली मेरा सीधा सा अपील रहता है कि आप कुछ मत खाइए पीजिए। बिना बच्चों के साथ अगर इंगेज करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि मेरे पिताजी किस नशे का सेवन करते हैं। और टीन एज का बच्चा अगर घर में है तो बच्चा जो है वो बहुत ईजिली अडेप्ट करेगा। मेरे पिताजी चेन स्मोकर थे, लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हो रहा था तो हम लोगों को क्या हेल्थ को देखते हुए, और हम लोग गलत ना सीखे इसलिए उन्होंने स्मोकिंग को क्विट कर दिया, और इसके कारण वो हेल्दी हैं, आज भी सही हैं, बहुत अच्छे एज में। तो ये एडोलसेंस का ये हमारा जो है मामला है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। एडोलसेंस क्या हो, डिफिनीशन इसका अगर देखें हम लोग, तो ये डिफिनीशन सिर्फ 8वीं क्लास में ही काम आएगी। बाद में ये समझदारी जीवन भर काम आएगी। डिफिनीशन ओनली इन 8th क्लास, लेकिन यहाँ से जो समझदारी अचीव करोगे इस क्लास के बाद, वो ज़िंदगी भर साथ रहेगी और ज़िंदगी भर कभी बेवकूफ़ नहीं बनोगे। क्योंकि उम्र जो है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, एज जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। ए पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है कि एडोलसेंस क्या होता है, ए पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। दूसरा है डिफिनीशन है, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन सोसाइटी नो लॉन्गर व्यूज हिम एज ए चाइल्ड बट डज नॉट एज येट कंसीड हिम आइदर द रोल्स ऑफ द फंक्शन इनहेरिट इन द स्टेटस ऑफ एडल्ट। उसको बड़ी जिम्मेवारियां भी नहीं दी जाती है और उसको छोटा भी नहीं माना जाता है। ये एज जो है ना, इसको डकिनिया उम्र बोलते हैं हम लोग के तरफ लैंग्वेज में, क्योंकि इस एज में बच्चों के भटकने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और क्या क्या इमोशनल चेंजेज होते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, हम सबको इसको एड्रेस करेंगे। तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो फालतू की गपशप नहीं करेंगे, आगे चलते रहेंगे। देखो, एडोलसेंस क्या है, दैट पार्ट इन आवर लाइफ वेयर नथिंग सीम्स टू गो स्मूथली येट आवर बेस्ट। देखो, छोड़ो इसको। ये जीवन का वो पार्ट है जिसमें कुछ भी जो है ना स्मूथ नहीं होता है, कुछ भी स्मूथ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है इसको हम लोग आगे समझते हैं। देखो, बॉडी बढ़ रही होती है, बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है, बॉडी को ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस एज की जो गर्ल्स होती है उनमें भी काफ़ी मूड स्विंग देखने को मिलता है। कभी पक्की सहेली बन जाएगी आपस में, कभी दुश्मनी हो जाएगा, कहीं फिर दोस्ती का मन करेगा, और इसी एज में सच्चा प्यार भी हो जाता है, एकदम ट्रू लव। ठीक है, समझदारी तो है नहीं,
हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो और खुद की आइडेंटिटी भी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बकवास निर्णय लोग इसी उम्र में लेते हैं। तो इस उम्र को संभालना एक चुनौती होती है, खास करके वैसे समाज में जिस समाज में लोगों को बात करना सबसे बड़ा तकलीफ़ समझा जाता है और पेरेंट्स उतने समझदार नहीं हैं। वैसे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को बिगड़ने से समझाया जाए, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत जगह लोग बताते हैं कि उनका बेटा बिगड़ रहा था, 19 साल के लड़के की शादी कर दी, 18 साल के लड़के की शादी कर दी, 15 साल की लड़की की शादी कर दी, क्योंकि अपना सोसाइटी अभी भी बहुत पीछे है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे पढ़ाना एडोलसेंस को, ये और सरदर्दी का काम है। तो देखो एडोलसेंस में क्या है, जैसे WHO और UN ने डिफिनीशन दिया है, एडोलसेंस की एज है 10 से लेकर 19 साल, यूथ 15 से लेकर 24 साल, ये ओवरलैप करता है, और यंग एडल्ट्स होते हैं 10 से लेकर 24 साल के। ठीक है, तो शादी की जो एज होनी चाहिए, अगर मुझे माना जाए तो लड़का और लड़की की जो शादी की एज होनी चाहिए वो 25 एंड एबव होनी चाहिए। ठीक है, 25 एंड एबव, मैं कम नहीं बता रहा हूँ, 25 एंड एबव होनी चाहिए। तब तक कैरियर वगैरह को लेकर के भी लोग अपना कुछ समझदारी वगैरह डेवलप कर लेते हैं, और कैरियर सब के लिए ज़रूरत है, इवन गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी के लिए। अब देखो कुछ डिफिनीशंस को देखो, प्यूबर्टी का डिफिनीशन है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार समझ लोगे तो हो जाएगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस। प्यूबर्टी में क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर्स जो आते हैं कब, एडोलसेंस पीरियड के समय में। अभी आगे बता भी देंगे, ठीक है, आगे सब बता देंगे। द ग्रोथ स्पर्ट, रैपिड चेंज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बहुत जल्दी जो है कंधे चौड़े होने लगते हैं लड़कों के, ठीक है, वेट थोड़ा गेन हो जाता है, थोड़ी मसल्स वगैरह दिखने लग जाते हैं, डोले सोले का थोड़ा सा ध्यान पड़ने लग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, द चेंजेस दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वो आगे बताएंगे। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, आवर एक्सटर्नल चेंजेस दैट मेक एडोलसेंस लुक लाइक मैच्योर मेन एंड वुमेन। पहले क्या था ना कि सभी लोग साथे घूमते हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को धक्का मारा, इसको मारा, कोई इसको उसको मुक्का कर रहे हैं, पहले फील ही नहीं होता है। बॉडी में ना सेंसिटिविटी होती है और ना बॉडी में कुछ इस तरह का वो कोई चेंज दिखता है। लेकिन इस एज में चेंजेस होने लग जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और जेनेटिकल्स जो होते हैं उसकी सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है, और इसके बाद जो है वहाँ पे घेरा बनने शुरू हो जाता है। अब देखो टीनेजर्स क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ 23%, छोड़ो, बहुत बड़ी आबादी है टीनेजर्स की, ओवर 1 बिलियन वर्ल्ड ओवर। इसको नहीं देखते हैं, टीनेजर्स की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या का मतलब ये हो गया कि इतनी बड़ी संख्या को अगर हम लोग भटकने के लिए छोड़ देंगे तो हमारी इकोनॉमी, हमारा जो कंट्री है और ये हमारा वर्ल्ड है वो संक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो उनको सही सलाह और उनको अच्छी बातों की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना। ये एज है जिस एज में बच्चों को संभाले जाने की ज़रूरत है, इस एज में एक मैच्योरिटी की ज़रूरत है जिसके तहत समाज, परिवार और समझदार लोग बच्चों को संभाल ले, सही रास्ते पे रखें, सही ट्रैक पे रखें, अपने अनुभव उनके साथ शेयर करें। और ये जिम्मेवारी किसकी है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी पहली है, सेकंड जिम्मेवारी टीचर्स की है। तो हमारी जिम्मेवारी सेकंड है, लेकिन ग्रामीण साइड में पता चलता है कि प्राइमरी जिम्मेवारी मेरी ही है और बिगाड़ने में प्राइमरी जिम्मेवारी पेरेंट्स की हो जाती है। ठीक है, तो देखो, तो भारत में 1/5 पॉपुलेशन टीनेजर्स की है, और बाकी पुराना डेटा है तो इस डेटा को अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, रोक करके पॉज करके जिसको पढ़ना है। हाँ, अब देखो साइलेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एडोलसेंस को देखेंगे तो पहले फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट का जो समय होता है ये होता है, और ये बदलाव जो होते हैं ना बहुत दुखदाई होते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। रैपिड बट अनइवन फिजिकल ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, डिजायर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बताते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट मेंटल प्रोसेस एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस टू रिलेटिव इंडिपेंडेंस। देखो, और ये सब सारा जो हो रहा होता है वो अलग है। देखो, एक जो यंग टीन एज जो बच्चा होता है ना, वो अपने पहचान की संकट से जूझ रहा होता है। अब लोग वो चाहता है कि पारिवारिक मामले में उसकी बात मानी जाए, उसकी राय सुनी जाए। अब वो राय देने के लिए बैठता है फैमिली के बीच में, समझ गए ना। अब फैमिली उसकी बात नहीं मानती है, वो चाहता है कि घर बने तो उसका नक्शा बनाए, वो समझ रहा है ना, वो दूसरों से डील करे। अगर उसका किसी के साथ कोई बात है तो उसके साथ चाहता है इंगेज करना, तो वो अपनी आइडेंटिटी के लिए जूझता है। साथ में
इमोशनल, फिजिकल और सब चेंजेस आ रहे होते हैं सोशल डेवलपमेंट के। अब उसको बोलने लगते हैं लोग, देखो तेरा बेटा या बेटी फलाना कांड कर रहा है। जिस घटना परिघटना के लिए जिस घर में वो धड़ल्ले से घुसता था, उस घर में वो धड़ल्ले से जा नहीं सकता है। समझ रहे हो ना, बैरियर लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक जो है समस्या वहाँ पे शुरू होती है। जिन सबके साथ वो खेलता है, लड़का लड़की सब एक साथ खेलते हैं, अब उनके बीच में क्या है, समाज गैप बनाना शुरू करता है। साइकोलॉजिकल, मेंटल, सब तरह का प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है एक यंग आदमी के बीच में। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडोलसेंट डेवलपमेंट, तो सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को देखेंगे। द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव एंड ग्रो, द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विथ देयर फैमिलीज, कम्युनिटीज़ एंड पीयर ग्रुप्स, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे बड़ी बात है कि ये समय होता है कैरियर बनाने का। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इसी उम्र में डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएं, या अपना क्लैट क्लियर कर ले, या कुछ ना कुछ अपना कर ले। वो जाने दो, लॉ वगैरह का हिसाब किताब होता है। ठीक है, वो इसी टॉपिक पे हम लोग स्टिक रहेंगे। ठीक है, बाद में बहुत सारा वक्त है, क्या कि फिर लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो। तो ये चाहते हैं कि वही है। तो ये सब जो समझदारी जो है ना बच्चों में, एडोलसेंस एज की, वो कैसे डेवलप होती है। तो आपस में जो रिलेशनशिप्स होता है फैमिलीज में, या कोई ग्रुप जो होता है, पीयर ग्रुप्स, जो उनको सबको समझाना बुझाना, दिस दैट वगैरह, उन सब से ये चीज़ शुरू होती है। और इसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर क्या है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि क्या किस तरह की अपॉर्चुनिटी है सोसाइटी में, कि एजुकेशन किस तरह की मिलेगी और किस तरह का उनको रोज़गार मिलेगा फ्यूचर में। क्योंकि टीन एज के जस्ट बाद लोग रोज़गार में या हायर एजुकेशन में तुरंत इंगेज हो जाते हैं। इंगेज तो अभी से ही रहते हैं। तो इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर सोसाइटी इस तरह की है जहाँ पे रोज़गार में लोग कम हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम लगे हुए हैं, तो वहाँ की जो टीनेज है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी। कम उम्र में शादी ब्याह कर लेंगे, कम उम्र में यहाँ वहाँ भटकेंगे और नशे वगैरह की हालत में चले जाएंगे। इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो ग्रोथ स्पोर्ट, एवरेज स्पोर्ट इज 24 to 36 मंथ्स। ठीक है, 24 से लेकर 36 महीने, बहुत लंबा समय है। 3 साल का टाइम होता है। एक एडोलसेंस एज जो होता है ना, जिस समय बड़ी ग्रोथ कर रहा होता है, नॉर्मली उसका सब में अलग अलग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, जाने दो, वर्ड मीनिंग मैं नहीं बताने जा। एक पीरियड, ठीक है, जिसमें सबसे तेज ग्रोथ होती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सारे हार्मोनल्स। अगर कोई एक ग्रोथ अगर रुक जाए, जैसे बीज जैसे फट के बड़ा होता है ना, उसको स्पॉट पीरियड बोलते हैं, स्पर्ट। ठीक है, तो फिर देखो बस एकदम नहीं। क्या देखो तुम लोग यही है ना कि कंसंट्रेशन हमेशा इधर से उधर लेके जाते रहते हो। ठीक है, देखो डबल टैप, अरे इसको छोड़ो, है ना, ये कुछ लगाना था तो मैंने इसी को पढ़ दिया। हाइट गेन सेंटीमीटर पर 1 ईयर, ये देखो लीनियर ग्रोथ है, एज इन ईयर्स, और उसका जो रियल ग्रोथ होना चाहिए बच्चे की। तो ये जो है ना, हर सोसाइटी में ये अलग अलग इसकी गणना है। तो इस कैलकुलेशन में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कम से कम बॉडी और हाइट दोनों का जो है ना, इस क्या बोलते हैं, इसको BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी का हाइट और वेट जो होता है वो एक समानुपात में होना चाहिए। अगर कोई 4 फीट अगर कोई बच्चा लंबा है तो उसका कम से कम 40 kg होना चाहिए, और 5 फीट लंबा है तो कम से कम 50 kg होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम है तो कुपोषित है, उसका मेंटल, फिजिकल और दिस दैट डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, अब देखो टेनर्स स्टेज, सीक्वेंस ऑफ सोमैटिक एंड फिजिकल चेंजेस गिवन राइज टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। देखो ये सबसे बड़ा चीज़ है। सबसे बड़ा चीज़ है कि उस समय क्या है ना, सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो आ रही होती है। तो जो प्यूबिक हेयर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जेनिटल डेवलपमेंट, जो उस एज में क्या हो रहा होता है कि जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जननांग हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बाल आने शुरू हो जाते हैं और वो काले पड़ने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट का फेज़ शुरू हो जाता है। उनके स्तन जो है धीरे धीरे भारी होने लगते हैं, और बाकी और अंग जो है महिला और पुरुष में, बच्चों में, वो डेवलप होने लग जाते हैं। इसी एज में जब डेवलप होने लग जाते हैं ना, तो हार्मोनल एक्टिविटी के कारण उनको अपने बॉडी में बदलाव बिल्कुल फील होता है। और वो जो बदलाव फील होता है ना, जिसके कारण
बच्चों को अपने साथ कोप अप करने की ज़रूरत होती है, यानी कि वो उसको ऐसे लोग चाहिए जो मैच्योरिटी के साथ उनको उन सारे बदलावों के बारे में समय से बता सकें, क्योंकि अगर समय से नहीं बताते हैं तो बच्चों का जो ध्यान जो होता है ना वो सिर्फ उन्हीं पे रहता है और वो 2 से 3-4 साल पूरा वेस्ट कर लेते हैं। वो अपने डेवलपमेंट के साथ वो मतलब लड़ाई शुरू कर लेते हैं, वो जो बॉडी डेवलपमेंट है उसके साथ। तो ग्रामीण समय में ये ज़्यादा समस्या होती है कि वहाँ पर देखोगे कि कम एज में बच्चे जो है ना, देखो बताते हैं, खैनी खाने लग गए, बाप मार रहा है उसको, ठीक है, या फिर सिगरेट पीने लग गया, बोला साला बिगड़ रहा है, दे रहा है उसको, क्या है ये? अरे इस एज में वो ऐसा ही करेगा। हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ भी है, हमने पढ़ा भी है, हम अपने आसपास देखते हैं। वहीं पे बच्चे इंस्टीट्यूशन छोड़ के भाग गए, समझ रहे हो ना? जो बच्चा रेगुलर था, बहुत अच्छा था, 8वीं क्लास का बच्चा, पढ़ने में भी एकदम शानदार, उसको बताया भी मैंने कि देखो ये तुम बड़ा हो रहा है इसलिए तुम्हारे में ये चेंजेज आ रहे हैं। पता चल रहा है कि कहीं पे वो कोई कांड कर रहा है, कहीं पे कोई कांड कर रहा है, कहीं पे पीछे बैठ के सिगरेट पी रहा है, देह में जान नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत ब्रिलियंट बच्चा है वो, बहुत ब्रिलियंट बच्चा, कभी यहाँ भाग रहा है, कहीं वहाँ भाग रहा है, पेरेंट्स परेशान, ये परेशान, वो परेशान, उसका किया तो क्या जाए? अरे सिंपल सी बात है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। माएँ आरोप लगा देगी स्कूल जाके या कोचिंग जाके मेरा बच्चा बिगड़ गया, ठीक है। अरे वो इस एज में बिगड़ने का उसका टाइम है, आप उसको संभालिए कि देखो इस एज में ये बदलाव होते हैं। फादर को कहना चाहिए देखो इस एज में ये बदलाव होते हैं, ये कॉमन बदलाव है, समय के साथ चला जाएगा, और बैठो पढ़ने के लिए, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आज क्या पढ़ा दिखाओ, कल क्या पढ़ा दिखाओ, कॉपी से दिखाओ, किताब से दिखाओ, बच्चा नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा है स्टेज है ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर्स का, इसको देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से इसको देख लेना कि किस तरह से होता है, ठीक है, चाहे तो इसको पढ़ लेना। अब देखो बॉयज़ में क्या होता है, ये तो हमने गर्ल्स का देखा, ठीक है, कि किस तरह से उनका जो है बदलाव होता है, कहाँ क्या क्या, जैसे कि उनके अंदर कई सारे बदलाव होते हैं, जैसे चेहरे पे एक्ने वगैरह आने लगते हैं और बाकी चीज़ होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है कि चेहरे पे एक्ने वगैरह की समस्या होने लगना, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ होती है, जैसे कि देखो नॉर्मली जो होता है ना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, निपल्स का सेंसिटिव हो जाना, ये सब चीज़ें काफ़ी होती है बॉडी का। अब जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को जैसे प्यार कर रहे होते हैं, अब वो बड़ी हो गई, अब उसको पता ही नहीं चला कि हाँ बड़ी हो गई है बच्ची, अब उसको गया ऐसा टच किया एकदम पीछे हट जाती है, वो आदमी होता है ये क्या हो गया। और कई बूढ़े लोग भी होते हैं, है ना, सब तरीके का घालमेल है ना सोसाइटी में, तो ये चीज़ है, कई बार पता करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बचपन में ही बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता दिया जाता है सभी स्कूलों में, खास करके ये ज़रूरी भी है कि बता दिया जाना, ठीक है। तो ये देखो ये गर्ल्स है, उसका ये डेवलपमेंट का फेज होता है, इसको चाहे तो आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है ये बॉयज़ का है ना, वही प्यूबिक हेयर्स होने लगना, टेस्टिकल्स का साइज़ बड़ा होने लगना, उनका डार्क रंग होने लगना, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है ये, तो और हर जगह पे बाल आने लगना, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इस बदलाव से सब कोई गुजरता है। दुर्भाग्य ये है ना कि जो लोग बड़े हो जाते हैं वो इस फेज को भूल जाते हैं, ठीक है, कि हम अपने समय में कितना दुखी आत्मा थे जब हम बड़े हो रहे थे, कि क्या हमारे ऊपर बीतती थी। कई बार रास्ते चलते चलते उनको सच्चा लव हो जाता था, ठीक है, एक गाना सुना उसी गाने में झूम गए, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट हो गए किसी आइडियोलॉजी को लेकर के, नहीं भगत सिंह ही बनना है, या अपने आइडियाज़ को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ये टीन एज की परेशानी है। या कहीं माँ से लड़ लेना, कहीं बाबूजी से लड़ लेना, है ना, पैदा ही क्यों किया हमें, इस तरह की बातें का आना, ये टीन एज का दोष है, ठीक है। अमिताभ बच्चन भी इस एज में है, ये एक फेज़ देख रहे होगे यहाँ पर, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 फेज़ 5 फेज़ 1 2 3 4 5, ये सब देख लो अपने हिसाब से। ये होता है प्यूबिक हेयर्स की एक कंडीशंस होती है जिस तरह से बड़ा होता है, और ये है ये फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक है। तो ये उसकी ग्रोथ होती है नॉर्मली, ठीक है। किताबों में देना चाहिए, दुर्भाग्य से नहीं दिया हुआ है किताबों में। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग मैच्योर नहीं हैं। यार इस कारण से कितने जनरेशन्स ख़राब हुए, लेकिन CBSE में ये चीज़ें नहीं है। CBSE ने काफ़ी अच्छा लिखा है और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है। अब देखो अर्ली 9 से 13 ईयर्स का, मिड 14 से 15 ईयर्स और लेट 16 से 19 ईयर्स, ये एडोलसेंस की एज है, ठीक है। और ये एज वही है जिसमें बच्चे कैरियर बनाते हैं। तो समझ रहे हो एक साथ कितने समस्याओं से गुजर रहे होते हैं वो, ठीक है।
बच्चों को खेल में इंगेज करना बेस्ट है, मेंटल गेम में उलझा देना, फिजिकल गेम में उलझा देना वो बेस्ट है। ठीक है, अब ये देखो हमारा कि ये किस तरीके से हमारा जो है एज, एसएमआर, सोमैटिक, सेक्सुअल, कॉग्निटिव एंड मॉरल। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले देखो जो मेन चीज़ है ना कि मोरल वैल्यू उनकी बड़ी हाई हो जाती है, बहुत हाई, मतलब एकदम होंगे, ये लोगों को ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार कैसे नहीं होते हैं लोग, ऐसी भावना आएगी उनमें। ठीक है, बाद में बोलेंगे ठीक है मजबूरी है, तो वो सो एंड सो वगैरह वगैरह सारा चीज़ है ना, हाँ उनको रहने देते हैं। तो ये अपना देख लेना, इसमें कुछ है नहीं खास, कुछ मतलब देखना होगा, कुछ पूछना होगा तो बाद में भी पूछ सकते हो, पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो ये सब पढ़ चुके हो। प्यूबर्टी की एज होती है एक, बहुत सारे एक देखो लड़कियों में ना ज़्यादा परेशानी होती है ना। सबसे पहले तो उनके जो सीने वगैरह का उभार जो होता है उनको बहुत परेशान करता है, फिर जो यहाँ वहाँ बाल आने लगते हैं वो उनको तकलीफ़ देता है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, और इन सब के कारण हाँ पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो जिनके कारण उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। और कई लोगों का क्या होता है, काफ़ी तकलीफ देह होता है वो पीरियड, तो वो स्कूल नहीं जा पाती या फिर गैप कर देती है आना जाना वगैरह। ठीक है, तो ये एक उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ फेज होता है। लेकिन देखो एज ए ह्यूमन बीइंग ये कॉमन है सभी के साथ, इसमें लज्जा आने की बात नहीं है, ये शर्माने की बात नहीं है, और न ही ये परेशान होने की बात है। ये सब का एक फेज है, और ये सब का फेज आना ही आना है जीवन में, और आके चले जाना है। ठीक है, इसी तरह एडोलसेंस मेल क्या होता है, तो टेस्टिकुलर ग्रोथ होता है। ठीक है, टेस्टिस बड़े होने लगते हैं तो उनको समस्या होती है, और बाकी और भी जैसे पेनाइल ग्रोथ होता है। तो और इसके अलावा रातों में कई बार अपने आप जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मिक बोलते हैं, है ना, जैसे अपने आप कुछ फ्लूइड का निकल जाना बॉडी से, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन इसको लेकर के तो नीम हकीम खतरा जान कर देते हैं लोग, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जो बहुत कॉमन चीज़ है ना, उसको एकदम से बहुत बेकार कर देते हैं। तो इसके बाद वॉइस चेंजेज होता है, चेहरे का दाढ़ी उढ़ी आने लगता है। ठीक है, और बाद में फाइनल और बहुत सारे चेंजेज जो है वो आने लगते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक, हाँ ये देख लेना कि ओवरवेट क्या है, अंडर वेट क्या है, नॉर्मल वेट क्या है। ठीक है, अंडर वेट हो गया जो 18 साढ़े 18 साल से कम, 18.5 से कम का हो गया वजन। नॉर्मल का देख लेना, ये कॉमन चार्ट है, स्कूलों में रहता है, BMI चेक करते हैं हर जगह पे, नहीं चेक करते होंगे तो बताना। अब है आगे हम लोग बढ़ते हैं, एडोसेंस वल्नरेबिलिटीज़, कितना वल्नरेबल एज है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो रैपिड और अनइवन ग्रोथ होता है। ठीक है, अब क्या है ना कि इस एज में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को चाहते हैं कि सब लोग उसी का अटेंशन ले, उसको अटेंशन ले, उसके साथ ही भी उसका अटेंशन ले। इसके लिए वो सारा कूड़ा फात करता है, वो अटेंशन का केंद्र बनना चाहता है। उसी तरह चाहता है घर में भी अटेंशन का केंद्र रहे, अपोजिट सेक्स के प्रति भी वो चाहता है कि वो ज़्यादा नज़दीकी रहे वगैरह वगैरह, ये सब होता है। देखो तो पेरेंट्स के साथ उनका कैसा रिबेलियस व्यवहार होता है। ठीक है, एडल्ट होता है वो क्या करता है, रीएक्सेप्टेंस करता है, ठीक है पापा अच्छे हैं। लेकिन इस एज में क्या होता है, पापा और माँ दोनों के साथ तन जाते हैं बच्चे। तो गर्ल्स की अपनी माँ से लड़ाई होना इस एज में बहुत कॉमन है। लड़कियाँ पहुँच गई थाने कि मेरे पिताजी मेरे मनपसंद लड़के से बात नहीं करने दे रहे हैं, तो मेरे राइट्स हैं कि नहीं कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके फ्रेंड पीयर्स क्या है, तो सभी दोस्त एकदम खास होते हैं उसके लिए इस एज में। लेकिन बाद में जब एडल्ट होता है तो सेलेक्टिव दोस्त ही रहते हैं उसके जो खास होते हैं। देखो प्यूबर्टी चेंजेस में जो होता है ना कि उस समय एक कंसर्न होता है, जो भी बदलाव आ रहा होता है उसको लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, आज क्या हो गया, कल क्या हो गया, इसको लेके बहुत होते हैं, कंसर्स होते हैं। लेकिन एडल्ट एज में क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सब कॉमन है, तो ध्यान नहीं देते। ठीक है, बिहेवियर क्या होता है, रिस्क टेकिंग होता है। बाइक चलाएंगे तो फुल स्पीड में, भले धक्का मारे, खुद भी मरे और दूसरे को ही मारे, लेकिन क्या होता है, रिस्क टेकिंग होते हैं। पहाड़ों पे चढ़ना, ऊपर से जंप करना, कूदना इस एज में ज़्यादा होता है ना। लेकिन एडल्ट होने के बाद क्या करते हैं, सेल्फ लिमिट लगा लेते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, हाईली मोरलास्टिक होता है। और एडल्ट हो जाते हैं तो क्या होते हैं, रियलास्टिक होता है। ये चार्ट है, इसको ध्यान देना, इससे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एडोलेसेंस हेल्थ, तो सोशल इन्वायरमेंट्स,
जेंडर और जनरल हेल्थ, ये सारा तीनों चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने पहले बताया हुआ है, तो चाहे तो इसको रोक के पढ़ लेना। अगर जो बहुत अच्छा अगर सोसाइटी होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो इधर उधर नहीं भागेंगे, वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इस तरह का चीज़ कॉमन है और वो इधर उधर बिगड़ेंगे नहीं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ एडोलेसेंस हेल्थ, ठीक है। तो देखो ये जो है ना मामला, क्या बताएं इसको, तो बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी होती है अपने एडोलेसेंस लोगों को कोई ना कोई धार्मिक क्रियाकलापों से जोड़ देती है, धार्मिक क्रियाकलापों से और बाकी चीज़ों से उसका पॉजिटिव फर्क भी पड़ता है। हाँ, स्पिरिचुअल बिलीफ्स, भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, पाप पुण्य वगैरह वगैरह, इसका हाँ इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यूएसए वगैरह में देखो अलग ही कहानी चलती है, वहाँ पे किसी की नहीं सुनते एडल्ट, मतलब एडल्ट क्या, वो एडोलसेंस, टीनेजर्स, किसी के पास टाइम भी नहीं है। उसको लेके अमेरिका की काफ़ी आलोचना भी होती है, भारत में फिर भी स्थिति अच्छा है, ठीक है। तो जो इश्यूज़ है बॉयज़ को जो बॉदर करती है तो वो सिर्फ ये है इश्यूज़, ठीक है, कि वो अपोजिट सेक्स के प्रति कैसे उसका कंसर्न हासिल करे। ये नॉर्मल नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है, इसका एक्सेप्शंस हो सकता है, गे हो सकते हैं लड़के, और वो अलग है ओरिएंटेशन अपना, अपने यहाँ इतना छूट नहीं मिलता है इतना ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करने वगैरह का, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैंक कर रखा है हमने, ठीक है। अब देखो इश्यूज बॉदरिंग गर्ल्स है ना, तो बहुत सारी लड़की होती है ना, एकदम से देखोगे कि कभी ऐसे मटका उधर से फेंकेगी या भाग जाएगी घर की तरफ, खाली पैर आएगी और दौड़ जाएगी सीधे रोड पे, माथा पकड़ लेगी बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टीरियासिस बोलते हैं इसको, ये बहुत कॉमन है इस एज में, ठीक है। उनका बॉडी, उनका मन कोई चीज़ डिमांड कर रहा है और उनको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है, ये जो ब्रेस्ट शेप एंड साइज होता है ये इनको दिक्कत है ना। पिंपल्स हैं, ये इनको परेशान करता है, एम्बेरस करता है। यूज़ फॉर सेल्फ स्टिमुलेशन है ना, जाने दो उसका अलग इशू है। रहने दो, सिर्फ स्टिमुलेशन यही बता दें, है ना, हद है। जो चीज़ सेंसिटिव हो गया उसको बार बार रगड़ के देखना शरीर का, ठीक है, ये हो गया। इंटरेस्ट इन सेक्स एंड न्यूडिटी नेचुरल है, लड़के हो या लड़की हो, उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है वो इंटरेस्ट आने लगता है। गंदी गंदी मैगजीन पढ़ना जिस तरह लड़के पढ़ते हैं वो उनका ही पढ़ने का है, भले कैरियर चौपट हो जाए, कैरियर ही बनाना है, समझ रहे हो ना कितना ज़रूरी होता है। सेक्स एक्सप्लॉइटेशन टू बी रिकॉग्नाइज अर्ली एंड रेसिस्टेड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, तो ये तो होती ही होती है, ये सब के साथ है, कोई अनहोनी नहीं है और ये बहुत कॉमन है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है, ठीक है। जो इससे बचे हुए होते हैं उनको फिर डॉक्टर के पास ले जाना होता है। तो ये नॉर्मल ग्रोथ में बता रहा हूँ, बॉडी इमेज है ना, नहीं इसको नहीं है। द वे ए पर्सन पिक्चर्स हिज और हर बॉडी, ये बॉडी इमेजिंग है, बहुत सारे बॉडी शेमिंग के शिकार होते हैं। तो देखो इसको पढ़ लेना, ठीक है, सारे चीज़ को। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना इस एज में जो कॉमन नहीं होते हैं दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने को लेकर के, ठीक है, कम्युनिकेट दूसरे के साथ करना, हेसिटेशन वगैरह वगैरह, ये वो दिस दैट वगैरह, या अपोजिट सेक्स के साथ बातचीत करने में उनकी जुबान लड़खड़ाती है या और सारा समस्या। लेकिन और इसका विपरीत भी होता है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया ना कि बच्चे तो और नाहक ही हो गए। देखो बॉडी इमेज सेल्फ स्टीम है ना, हायर लेवल्स ऑफ बॉडी सेटिस्फैक्शंस आर एसोसिएटेड विथ हायर लेवल्स ऑफ सेल्फ स्टीम। तो इस एज में जो होते हैं ना कूड़ाफाती नेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चलते चलते किसी को टोंक देना, रास्ते चलते चलते मारते आना, लेकिन फिर है कि भाई शरीफ लड़की का या लड़के का चोगा भी ओढ़ना है तो घर के पास आ गए तो शराफत में चल रहे हैं धीरे धीरे, है ना, चैन से कोई बैठ नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। इंस्टीट्यूशन चलाना बहुत सरदर्दी का काम है, इस उम्र के बच्चों को पढ़ाना, चलते चलते कब क्या कर देगा पता नहीं चलता है, ठीक है, उसके लिए कॉमन है वो, अरे हम क्या किए, लेकिन हमारे लिए तो सरदर्दी है। हाँ, अब है एडोलसेंस सेक्सुअलिटी, इसमें क्या है, द सम टोटल ऑफ वंस थिंकिंग फीलिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड सेक्स, ये है इसका, ये चीज़ है। तो एडोलसेंस एज में जो है ना ये नाइट ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ह्यूमन सेक्सुअलिटी है, सब फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये तीन चीज़ें होती है इस एज में। क्या हुआ, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, है ना। देखो ज़बरदस्ती है, क्या बताएं उसमें, देखो
द फिजिकल एस्पेक्ट में क्या है, टू एंजॉय ब्यूटी इज़ नॉट ए सिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवंस डिस्कम्फर्ट। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस एज में कोई लड़की अगर सुंदर दिख रही है तो उसके पीछे उसको देखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रही है तो उसी समय स्टॉप कर देना है। उसी तरह कोई लड़का है, अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो उसको देखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो ये काम नहीं करना है ना, द फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, द मेंटल एस्पेक्ट, गिविंग टाइप, फाइंडिंग हैप्पीनेस इन मेकिंग द पार्टनर हैप्पी। ये अपने यहाँ का चीज़ नहीं है, ठीक है। अपने हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं अलाउ करते हैं, ये फ़ॉरेन के लिए मसला है, इसलिए इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कोर्ट मना करता है यार, कोर्ट के तरफ से है, 18 साल कंसेंट की एज है, उससे पहले अगर कुछ भी किया तो जेल, और वो क्या लगेगा, पॉस्को, ठीक है। तो अपने यहाँ जब कंसेंट की एज कम होगी तो होगी, अभी तो नहीं है, और इस एज में ये सारा कहानी है। अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो जेल जाने से बच नहीं सकते हो, या बाल सुधार गृह में। अब है द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, डू नॉट हर्ट समवन इफ पॉसिबल एंड डू नॉट हर्ट योरसेल्फ एवर। न अपने आप को करिए हर्ट, न किसी और को। इस उम्र में अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम हाथ पे लोग उससे क्या बोलते हैं, कील उल से लिखना शुरू कर देते हैं, या बेस्ट फ्रेंड का नाम हम लिखना शुरू कर देते हैं काट काट के, कोई चीज़ है ना। हाँ, बाद में तुम जो बताओगे हमको, इसका हमको ज़रूरत ही नहीं है, जब सुन लेंगे। हाँ, तो देखो अब वो क्या है ना कि चीज़ें उल्टी सीधी हो गई, हम उसके 7-8 साल का था मात्र। हाँ, जाने दो। देखो दूध जो होता है ना, दूध गाय को दूध जो सुई लगाता है, किस चीज़ का सुई लगाते हैं बताओ, ऑक्सीटॉक्सिन का। ऑक्सीटॉक्सिन जो है फीमेल हार्मोन है, ठीक है। हाँ सुनो, तो वो जो लगाते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का, ऑक्सीटोसिन जो भी है, उसका अलग अलग ब्रांड के नाम से आता है। बस रुक जाओ, यहीं स्टॉप। तो वहाँ पर जब लगाते हैं ना सुई, तो उससे जो दूध उतरता है गाय का, उससे बच्चों में हार्मोनल बदलाव आते हैं। दूध का नुकसान भी है, हमें नहीं पता कि कौन सा दूध हमारे पास आ रहा है, जिसके कारण बच्चों में जो ग्रोथ है एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, बच्चों में। अरे नहीं यार, वो नहीं, ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि फीमेल हार्मोन है, ठीक है। उसको लड़की फिर है, फोड़ देंगे हम एकदम शांत, ठीक है। तुम ब्रांड जो उसका आता है ना, तुम उसकी बात कर रहे हो जो, हाँ, उसको टॉक्सिन ही हम जानबूझ के बोलते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन ही होता है। हाँ, फिर है जो बोल दिए वही सुनो समझो। एडोलेसेंस सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल बिहेवियर, इसको तो हम लोग देख चुके हैं। भारत का मामले में देखें तो 47% ऑफ वीमेन बिटवीन 20-24 ईयर्स वेयर मैरिड बिफोर 18 ईयर्स। ये बहुत ख़राब डेटा है। 18 साल से पहले ही 47% महिलाओं का शादी हो जाता है। 12% ऑफ वीमेन बिटवीन 15 to 19। तो हम क्या बताया हमने, 10% ऑफ टीनेज सफ़र फ्रॉम STI। STI का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेबल इन्फेक्शंस, ठीक है। HIV प्रिवेलेंस इज 0 अमंग 20 से 24 ईयर। भारत की स्थिति बहुत ख़राब है मोटे तौर पे देखो तो। यहाँ पर ना टीन एज में ही बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं की, गर्ल्स की शादी हो जाती है, और लड़के भी शादी कर लेते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। उनको जूता लगना चाहिए सीधे से, भाई न कमाने का ठिकाना ना कुछ भी है, दारू भी अलग से पीते हैं। अरे ये जो लोकतंत्र है ना, ये डेमोक्रेसी है ना, इसका ये डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें सबको संतुष्ट करते करते सरकार सिर्फ इलेक्शन जीतने पे ध्यान देती है। एकदम स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, जिस तरह से कई देशों में स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किया है, समझ रहे हो ना। इश्यूज इन ह्यूमन सेक्सुअलिटीज, द जेंडर आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन ऑफ वंस ओन सेक्स। देखो सीधी सी बात है, सीधा इशू है। कई बार क्या होता है ना कि कई सारे जो लड़के होते हैं जिनके अंदर में एक लड़की छुपी हुई होती है, और कई सारे लड़की होते हैं जिनके अंदर एक लड़का। हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, दिखा भी देंगे, इस तरह से खड़े रहेंगे कि दिखेंगे नहीं, है ना। ट्रांससेक्सुअलिज्म, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, होमोसेक्सुअलिटी, पोर्नोग्राफी, वर्जिनिटी, है ना, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिग्निटी, है ना, प्री मैरिटल सेक्स, ये सब है, एक समस्या होती है। तो देखो ट्रांससेक्सुअलिज्म में क्या होता है कि अपने आप को पहचानना, क्यों क्या है, मेल है तो मेल ही है, या फीमेल जैसा गुड है। होमोसेक्सुअलिटी में लड़के हैं वो लड़के के साथ एंगेज होना चाहते हैं, या लड़की लड़की के साथ ही। पोर्नोग्राफी में मतलब गंदी फिल्में या मैगजीन्स का शौक, ये बहुत बुरा है, डुबा देगा सीधा ही, है ना। वर्जिनिटी का इशू होता है, बहुत सारी लड़कियों को रहता है कि वर्जिन रही या नहीं रही, हाइमन उनका बचा रहा या नहीं रहा। एक इशू आता है कि शादी के बाद कैसे टच करेंगे, या ये वो दिस दैट वगैरह, वो इशू होती है। और शादी से पहले अगर कोई रिलेशन बनता है, उसका अपने मन पे एक स्टिग्मा, एक मन पे बोझ,
कि अब ये क्या रहा, कैसे रहा। तो ये सब प्रॉब्लम्स है ना अपने यहाँ देखने को मिलता है, ये बहुत कॉमन है, अनहोनी नहीं है ना। तो देखो ऑप्टिकल इल्यूजन्स को देखो, आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल, कहाँ से कहाँ आ गया? सो इफ सो व्हाई डू दे अपीयर लाइक दैट। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें ये काम की बात ये है कि सभी के साथ ये ऐसा नहीं होता है, सभी का ग्रोथ लेवल सभी लड़के लड़की का अलग अलग होता है, ठीक है। जितने लड़के लड़की होती है सबका ग्रोथ अलग होता है। मैंने जनरलाइज बताने की कोशिश की है कि ये सब होता है, सबके साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मैच्योर होते हैं, जिनके भाई बहन सब साथ रहते हैं, कंबाइंड फैमिली में बड़ा भाई बहन माँ बाप सब साथ रहा, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों को पहले ही ट्रेंड कर देते हैं। बच्चा देखता है कि अरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम आया, वो पहले से सीख जाता है, तो उनके साथ ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं। समझ रहे हो बात को? इसमें से बताना कैसे था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन, सब एक जैसा नहीं ना है, उसी तरह सबका ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है। हो गया। हाँ समझ गया, सबका ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों को क्या है कि बच्चों को बताना चाहिए एसटीआई के बारे में, एचआईवी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में और सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उसके बारे में। इसके अलावा कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी, ये सब, पुअर सोशल परफॉर्मेंस, सोशल एंड फैमिली। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या होता है ना कि बच्चों के ऊपर बहुत दबाव होता है कि वो कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं, ठीक है। इसी एज में सबसे ज़्यादा होता है और उस दबाव को लेते भी हैं। 10वां का रिजल्ट आया नहीं कि मेरा 90% नहीं आया, उसका आ गया 98%, ठीक है। खूब रोते रोते, जिसको 95% नंबर आया ना वो रोता है खूब तगड़ा तगड़ा, अरे माथा दुखा दिया यार, हद होता है, इतना इतना नंबर आता है, हैं हैं, हद करते हो। हम पढ़ाए, हमको पता है कि 80% के लायक नहीं है वो, लेकिन सिलेबस ही इतना हल्का है और इतना आसान है, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं जो पहले से पता रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, आ गया 98%। समझ रहे हो ना? अब बच्चा तो नहीं है 98% के लायक, आ गया 98%। दूसरा बच्चा है वो है नहीं 85% के पास के लायक, लेकिन आ गया 85%। अब वो तुलना कर रहा है दूसरे से, रो रहा है, टीनेज पढ़ा, बहुत दुखा, फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही हाल था, सर उसको ज़्यादा नंबर क्यों दे दिए, हम तो सर आपके आगे पीछे ज़्यादा करते थे, अरे भाग यार भाग यहाँ से, है ना। ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है किसी को, एकदम जीवन को बर्बाद करके रखता है। इस एज में हाई रिस्क रहता है स्मोकिंग का, अल्कोहल का और सेक्सुअल इंगेजमेंट का। अपोजिट सेक्स के लोगों को हमेशा दूर ही बैठाना चाहिए एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो ना? लड़के और लड़की का क्लास अलग अलग रहना चाहिए। और मतलब मेरा ये ख्याल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। बहुत दुर्भाग्य होता है कई बार जब उनको डांटते डपटते हैं कि अब एक लड़का आया 10th क्लास का, ठीक है, अब 8th क्लास की लड़की उसका सर अपने गोद में ली हुई है, उसको सहला रही है, मालिश कर रही है मेरे सामने में ही, ठीक है। और दूसरा चीज़, ये गांव की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। अब बताओ कैसे नहीं पीटते। दूसरा चीज़ क्या है, क्या होता होगा फिर? नहीं दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में, इंजीनियरिंग कॉलेज का एक लड़का और लड़की, दोनों को मैं जानता हूँ, दोनों मैरिड हैं, अलग अलग जगह पे रो रहे हैं, एक दूसरे से लिपट के बैठे हुए हैं वहीं पर, सामने से आ रहे हैं जा रहे हैं। बोला देख दोनों को फेल कर दूंगा, ठीक है। सुना ही नहीं, तो 50 नंबर होता है डिसिप्लिन का, फेल कर दिया दोनों को। बाद में पेरेंट्स आए, ये आया, एक सेमेस्टर बर्बाद गया, फिर आके चमचाई शुरू किया कि सर नहीं करेंगे, 25 नंबर दे के जाओ, 25 नंबर दे के उसको पास किया, ठीक है। और बोल रहे हैं सर इस एज में तो ऐसा होता ही है, मतलब पता उनको सब कुछ है, लेकिन फिर भी करना वही काम है, ठीक है। एडोलसेंस में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि इस समय सब कुछ डेवलप हो रहा होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा, ये कुछ अनहोनी नहीं है, ठीक है। तो कुछ के बारे में हम लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा ढक देना चाहिए, स्क्रैच कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है कई बार होता है फीमेल का इशू होता है, फीमेल का इशू होता है कि बॉडी होती है महिलाओं वाली, लेकिन उनको जो है ना पेनिस उनको आ जाता है, ये कॉमन सी इश्यूज़ है, पता ही नहीं चलता बहुतों को। और ऐसी लड़कियों की शादी करा देते हैं कई बार, तो बस वेडिंग नाइट के दिन पता चलता है, और कितना हॉरेबल होता होगा वो समझ लो। तो पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काफ़ी ओपन है, सारा चीज़ है, तो हम लोग इसके बारे में फिर कभी आराम से चर्चा करेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर काफ़ी बढ़ जाता है इस एज में, रिस्क टेकिंग बिहेवियर काफ़ी बढ़ जाता है। ड्रग्स वायलेंस, है ना, होमिसाइड यानी किसी को मार देना या खुद मर जाना, तो अपने आप को बचा के रखना एक आर्ट है, ठीक है। ये नहीं कि कोई लड़की के चक्कर में अगर कोई मना करे लड़का की मत बतियाओ मेरी आइटम है तो मत जाना उसके साथ, समझ गए ना, नहीं तो मुफ्त में गई जान। हमारा एक साथी है अभी विधायक है, हाँ विधायक है,
मेरा दोस्त है कॉलेज का, उत्पल कांत का बेटा, वो डॉक्टर था बहुत बड़ा पटना में, सब लोग जानते हैं उसको, है ना। तो वो क्या किया था, एक लड़की के चक्कर में UN शाही के पोता जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी मेरा साथी था, उसका मर्डर कर दिया था। तो हम तो यहाँ से गए ही थे और कुछ ही दिन के बाद मर्डर हो गया। तो बाद में राजबाला वर्मा थी, बार बार सबको बुलाती थी, ये वो इधर उधर है, तो हमने उसको खुद देखा, उस पेज को देखा हुआ है। अभिमन्यु अभी बेंगलोर में इंजीनियर है, मेरा साथी है, तो उम्मीद है कि ये लोग, हाँ दोनों तरफ पिस्टल लेके आया, जाके ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट के जज के पोता को। इकलौता लड़का था, माँ डॉक्टर, बाप ये, और UN शाही का पोता था। टीनेज की बात बता रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो बात को, है ना। पढ़ने का मन करता है तुम्हारा, ध्यान कहाँ है। हम उसके पोता बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज को काहे मारेगा? उसको तो जिस लड़की से वो चाह रहा था नज़दीकी बढ़ाना, उस लड़की से वो उसके साथ रहता था, UN शाही का पोता, इसलिए उसको मार दिया। वो लड़की खूबसूरत थी, बढ़िया थी, हम लोग को तो लगती थी वही ऐश्वर्या से बढ़ के है। बाद में वो अमेरिका चली गई थी। वो 10th की बात बता रहे हैं, हम लोग तो छोटे शहर से मामूली आदमी के बच्चे, और लोग हाई सोसाइटी, एक ही साथ वहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है। और वो लड़का अभी जो है ना, उत्पल कांत का लड़का, उत्पल कांत का तो डेथ हो गया, वह विधायक है, वो पटना से, ठीक है। तो वो है, अपने पुराने साथियों को खोजता है, उससे मिलने कोई नहीं जाता, हम भी नहीं जाते हैं। कहीं उसने मर्डर किया था यार। जितने मर्डरर्स हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है अपने यहाँ भारत में, बिहार में, रीजन में मैं देख रहा हूँ। वो सब जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, उनकी ग्रोथ बेकार है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे सुख चैन में तो यही लोग हैं। ज़िंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा उसने बिता दिया कहाँ पर, जेल में। तो इस एज में रिस्क टेकिंग बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा होता है। होमिसाइड, किसी को मार देना या खुद मर जाना, इन सब की भावना भी बहुत अच्छी होती है। तो खुद को बचा के रखना, निकल लेना यहाँ से, ये एक आर्ट है। तो ज़्यादा समय ऐसे चीज़ों पे देना चाहिए जहाँ पे नज़र नहीं आए और आदमी निकलता रहे, ठीक है। एडोलेसेंस वायलेंस और इंजुरीज़ की बात हम लोग करें तो ये देख लो क्या होता है। फिजिकल इंजुरीज़, एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज़, ये सब बहुत देखने को मिलता है। ईटिंग एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सुसाइडल बिहेवियर एंड सेल्फ हार्म, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है जो देखने को मिलता है। और इसको लेकर के दुर्भाग्य से भारत सरकार के पास कोई काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है जो इन सब चीज़ों के ऊपर में चर्चा करे। और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हमारे यहाँ हैं, बच्चे बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। किसी के पास टाइम ही नहीं है, ना माँ बाप के पास टाइम है। गांव में बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए, अब उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो बच्चे जिस एज में सुधरने चाहिए उस एज में बिगड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और सरकार को काउंसलिंग सेंटर डालने चाहिए जहाँ पे कोई भी फ़ोन करके अपनी बातें रख सके, एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। वो भी नहीं है, USA तक में नहीं है। USA के लोग तो डिमांड करते हैं इस बारे में, भारत के लोग तो डिमांड भी नहीं करते हैं, ठीक है। इनको तो डिमांड भी नहीं करने आता है कि डिमांड क्या करें, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आती है। बॉडी को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण बच्चे को बैठने के स्टाइल से पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो सीधा नहीं बैठता है। वो जो बैठेगा ना तो हमेशा वो बैठने के स्टाइल में इधर उधर जिगजैग वे में होगा। इससे पता चलता है कि माल न्यूट्रिशन है। दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चे जंक फूड खा के एकदम बर्बाद हो जाते हैं, या फिर डाइटिंग करके और बर्बाद कर लेते हैं खुद को, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, देखो बर्गर पिज्ज़ा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, स्टिंग उस्टिंग चीज़ बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो मेंटल और फिजिकल सब हेल्थ बर्बाद हो जाएगा। समझाते समझाते हम लोग थक गए। हम ही को लोग बोलता है कि बुड़बक हैं, पैसा बचाते हैं, ठीक है। अरे भाई, जितना का तुम स्टिंग पीते हो ना, उतना तो हम तेल में उड़ा चुके हैं, कितने हज़ारों रुपये। एस्ट्रोजन एडोलेसेंस न्यूट्रिशन देखो, तो ये जो है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ को, जैसे कि खून की समस्या है, इसके अलावा और भी समस्या होती है, जैसे कि एडोलेसेंस प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम होती है। नॉलेज है नहीं और सोचा पहली बार एक बार कुछ करके देखी क्या होगा, तो ये एक समस्या होती है। इसके अलावा और भी सारी समस्याएं होती है। हाई मैटरनेट, जो कम एज में जो प्रेगनेंसी होती है, जाहिर सी बात है कम उम्र में शादी होती है, तब भी है स्कूल गोइंग गर्ल्स है, इसको प्रेग्नेंट दिखाया गया है ना। तो उसमें एक अलग तरह की समस्या होती है। ये सब समस्याओं को लेकर के सरकार भी काफ़ी कंसर्न्ड है और लोग भी है, ठीक है। इसके अलावा देखो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। बिहेवियर डिसऑर्डर्स होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। और ये सारी समस्या, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सब चीज़ इसी उम्र में होती है। क्यों? क्योंकि सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। पहली बार सब कुछ का एक्सपीरियंस होता है ना, बड़ा ख़तरनाक होता है।
टीनेज लव के ऊपर में खूब सारे मूवीज़ बनती है और खूब सफल भी होती है, लेकिन वो सब सिर्फ उसी 3 घंटे के दरमियान का होता है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी टीनेज की कोई प्रेमिका का नाम तक याद नहीं, सबको भुला दिया मैंने, पता ही नहीं, याद नहीं, इतनी कसमकस है, इतना जद्दोजहद है, कोई याद नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, जो पहले वही अंत है वही प्रारंभ है, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर देखते हैं बाकी सब चीज़ों को। मुझे लगता है कि ड्रग एब्यूज़, तो इस जो भी पढ़ना होगा उसको रोक के थोड़ा पढ़ लेना, है ना, जो भी होता है। और जो भी इशूज़ है जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स की हो गई या बाकी चीज़ों की, हेडेक की, रिफ्रैक्टिव एरियर्स, जो भी समस्या हो, अस्थमा वगैरह जितने की, तो वो पूछ लेना। स्किन प्रॉब्लम्स होती है या जो भी है, रोक के पूछ लेना, ठीक है। हाँ, इंटरवेंशंस को देख लो, ठीक है। तो भाई देख लो कि ये सामने सामने जो है खतरनाक रोड है ना, इसमें अपना समझदारी पूर्वक जाओ। जो तुम जिस रास्ते पे हो वो एक खतरनाक रोड है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न है। ये बात तुम्हें स्कूल की किताबों में बता दी गई है, मैंने थ्योरेटिकली बता दी है। अब तुम्हारा काम है कि समझदारी पूर्वक इस रास्ते पे जाना। नहीं जाओगे तो भाई तुम्हारा राम नाम जो भी होना है होगा, उसमें मेरा कुछ नहीं घाटा, है ना। अब देखो कोर लाइफ स्किल्स क्या है? सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग रखो, क्रिएटिव थिंकिंग रखो, डिसीजन मेकिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो, कॉपिंग विथ स्ट्रेस हो और कॉपिंग विथ इमोशंस हो। इस क्या हुआ? देखो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि तुम जिस एज में हो उस एज के घाटा नफ़ा नुकसान के बारे में तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे आने वाले जीवन के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा चीज़ क्या है? इम्पैथी, दूसरे के प्रति मन में करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा नहीं, करुणा। क्रिटिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग रखो, कोई भी चीज़ है उसके प्रॉस कॉन्स को पहले से समझो। क्रिएटिव थिंकिंग रखो, भाई कोई गेम खेलो, पेंटिंग करो, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है। डिसीजन मेकिंग है, फ्री फायर बिल्कुल बेकार गेम है, जिसने जो खेलता है उसको मैं, हाँ चेस वेस जो पब्लिक के साथ खेला जाए वो बढ़िया है। डिसीजन मेकिंग जो है वो उसको रखना है कि भाई डिसीजन अपने छोटे मोटे डिसीजन लेना है, पेरेंट्स के साथ, इसमें पेरेंट्स की बहुत भूमिका है जो साथ में बच्चों को रखें। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्विंग एटीट्यूड्स होना चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करो और निकल जाओ, सो नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है, आपस में जो भी बातचीत होती है उसको क्या रखना है, एकदम प्रभावशाली। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि ये नहीं कि कंप्यूटर या लैपटॉप में घुसे रहे, आदमी के साथ दोस्ती होना चाहिए। अपना स्ट्रेस है उसके साथ अपना तरीके से उसको कोप अप करना है, और अपना जो इमोशंस है उसको भी प्रॉपर वे में उसको भी समझना है और उसको हैंडल करना है, ठीक है। अब मेरे पास देखो समय नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा कभी भी। मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये फेज सबके साथ आता है ना, और इस फेज का कोई निराकरण नहीं है। कॉलेज में मैं इन सब चीज़ों को देखता था, सॉल्व करता था, लेकिन वहाँ मुझे इसके लिए काफ़ी पैसे मिलते थे, इसलिए यहाँ पर ये सब सुनने के का मुझे पैसा चूँकि नहीं मिल रहा, तो इसलिए हाँ प्रैक्टिकल बात है। और मुझे घर परिवार दिस दैट सब चलाना है, तो किसी के ऐसे मैंने 3 सुसाइड रोके हैं अभी यहाँ पर आने के बाद, लेकिन मुझे पता चला कि उसमें मेरा काफ़ी टाइम गुजर गया और काफ़ी रिसोर्सेज का मिसयूज हो गया, समझाते बुझाते हुए वगैरह वगैरह, ठीक है। और अपना सोसाइटी भी ऐसा नहीं है ना, घर और लोग बोलते हैं मरता है तो मरने दो, ये भी अच्छा एटीट्यूड नहीं है लोगों का, लेकिन कर नहीं सकते कुछ, है ना। तो देखो जो अपने साथियों का जो ग्रुप होगा ना, वो बहुत तरह का प्रेशर डालेगा, ठीक है। अरे यार तुम मर्द नहीं है, पी ले सिगरेट, एक बाप का औलाद नहीं है, फलाना काम करके दिखा, अगर इस पहाड़ से उस पहाड़ पे कूद जा, एक बाप की औलाद होगा तो ही कूदेगा। ये फ्रेंड्स के प्रेशर्स होते हैं इस तरह के, ठीक है। अगला जन्म गधा में होगा अगर गांजा नहीं पिया तो, अगला जन्म गधे में होगा अगर गांजा नहीं पिया तो, डाक बम चलना, ठीक है, या बोल बम चलना, इस तरह की बातें होती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती है, तो ये सब क्या करना है, इस सबको नो कहने आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? बाकी सब देख लो, इस उम्र में तो सब लगेंगे कि जहरी है, ये सब लगेगा अपना है, ठीक है। अल्कोहल, सिगरेट, सेक्स, ड्रग्स, इन सब को क्या करना है, नो कहना है। और जो माँ बाप है ना वो तो राक्षस लगेंगे, ठीक है। बहन है वो अपनी, वो तो एकदम और बूढ़ी लगेगी, या भाई है और बूढ़े लगेंगे, और जो है बाकी लोग हैं वो भी एकदम, घर के लोग तो एकदम राक्षस ही लगेंगे इस उम्र में। तो यार नॉन ही नहीं है, ये कॉमन चीज़ है।
तो इससे क्या है, हमें अच्छे से डील करना है, हमें क्या करना है, सबके साथ कम्युनिकेशन रखना है, बातचीत करना है, ठीक है। और दोस्तों में से देखो ये सब निकल गए देसी बार की तरफ, ये है अक्लमंद था वो निकल लिया बाहर, समझ गए ठीक है। इसके बाद जो फालतू उलझुल जुल जो ऑफ़र करता है उस ऑफ़र से खुद को क्या करना है, बचा लेना है अपने आप को, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्रग्स को एकदम ना कहना है, ये ड्रग्स का बहुत खतरनाक कहानी है। ड्रग्स को कहना है ना, नो टू ड्रग्स। और अपने साथ किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं, अपना काम करिए और मस्त रहिए। और बहुत सारा अपना बहाना भी है कि अरे भाई शाम की क्लास है मेरी, स्पेशल क्लास है सर के साथ, सर बहुत मारते हैं यार, है ना। तो बोलेगा अरे थोड़ा सा ले ना यार, तेरे सर को तो मैं देख लूँगा, जिस एरिया में तुम्हारा स्कूल है ना वहाँ पे उधर सारे स्मैकिए बड़े पड़े हैं उधर, सब उचक के कहाँ वो चक्कर में मत, अपना जान बचा के रखना एक आर्ट है। चेस खेलते हो ना, घेरा जाने पे पता है अच्छा पिट जाता है, इसलिए बिल्कुल ये काम ही नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो देखो एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज की अपने यहाँ ज़रूरत है, लेकिन अपने यहाँ ये सर्विसेज नहीं है। सरकार से इसकी डिमांड हम लोग को करनी चाहिए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो डिमांड करेंगे, बहुत लंबा लाइन भी लगा हुआ रहता है। तो अगर पैसा बहुत है तो इसका उपाय है, ठीक है। डॉक्टर है, काफ़ी पैसा लेंगे और इलाज करेंगे, ठीक है। हाँ बस यही काफ़ी है। बैरियर्स प्रिवेंटिंग एडोलेसेंस फ्रॉम सीकिंग अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग इल भी होते हैं ना, वो अपने आप को बीमार समझते नहीं हैं। टीनेज के लोग हैं, जैसे इमोशनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो वो खुद को समझते नहीं हैं कि वो बीमार हैं, ठीक है। वो खुद को समझते ही नहीं हैं कि वो क्या हैं, बीमार हैं। इसी तरह जो है जितने जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जितने वर्कर्स होते हैं उनके सामने में अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तो एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये सारा चीज़ है, इसको देख लेंगे हम लोग। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद, और मिलते ही रहेंगे ना।